यूजीसी नेट कॉमर्स। आज की हमारी जो क्लास है ये यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस के ऊपर है और हम लोग एक फ्री बैच लॉन्च करने वाले हैं जो हमारा 3 मंथ्स का रहेगा। इसमें हम पेपर 2 कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को, सभी एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे और 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। और इसमें हम लोग इसके बाद से जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और प्लस उसके बाद से फिर हम आज के टाइम पे जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि हम क्या क्या बनाते हैं। और वो सारे के सारे आपको फ्री मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा आपके। और इसके बाद से अब हम इसके अपना सिलेबस को देखते हैं आगे। तो हमारा जो इसमें है जनरली इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सिलेबस को हमारे। 1 सेकेंड। और इसमें हमारा यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 जो हमारी ये बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, ये हमारी पूरी थ्योरी का सब्जेक्ट है। देन फिर हमारी यूनिट 2 जो है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, ये हमारा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है इसमें। फिर हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही माइनर से न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है बिजनेस फाइनेंस, इसमें भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स है। फिर हमारा आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ये हमारा थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। प्लस न्यूमेरिकल अगर मैं कहूँगा तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट हमको न्यूमेरिकल्स में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर इसमें हमारा जो है थ्योरी भी पार्ट है और ये पेपर 1 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि इसमें रिसर्च मेथड्स एंड हाइपोथेसिस जो हमारे पेपर 1 में भी आता है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। फिर हमारा जो 6 चैप्टर है वो होगी, हमारी यूनिट होगी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारा HRM है, तो ये भी हमारा पूरा थ्योरी है। फिर आता है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी थ्योरी है। फिर यूनिट 8 में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो थ्योरी है। फिर यूनिट 9 में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है एक और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी जिसको मैं कहूँगा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद में था हमारा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा और कहूँगा मैं कि थोड़ा हार्ड है। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, बट हम इसको थोड़ा ईजी वे में सब चैप्टर्स को करके पढ़ेंगे कि आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में देखा ये है हमारा थ्योरी, देन हमारा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है, फिर हमारा ये है थ्योरी और फिर उसके बाद में ये बिजनेस फाइनेंस आता है जो कि न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो ये 2 चीज़ें, एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी है इसमें और प्लस हमारे जो रिसर्च मेथड्स हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्लस ये थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, बट हम मतलब चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको ईजी करके पढ़ेंगे बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारी ये 10 यूनिट्स। अब हम 1 बाय 1 सबका सिलेबस देखेंगे नीचे आगे कि हमको किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो यूजीसी नेट ने हमको दी है। तो सबसे पहले हमारा आता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इस वाले चैप्टर में सबसे पहले तो हमको देखना है कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके हम लोग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती हैं, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ क्या हैं और क्या क्या उनके इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, किस किस तरीके की क्या नाम है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है किसी भी इकोनॉमी के लिए और किस किस टाइप से कर सकती है, कि मतलब जैसे हमारे पास में है कुछ सोशलिस्टिक अप्रोचेस होती हैं, कुछ कैपिटलिस्टिक अप्रोचेस होती हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुल 5 मिला के रहेंगे। ठीक है, तो हम रोल ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे कि मतलब अगर हमारे यहाँ पे सोशलिस्टिक गवर्नमेंट आती है तो उससे गवर्नमेंट इंडिया में बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट आती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, फिर हम देखेंगे लीगल इन्वायरमेंट हमारे इंडिया का, COPRA जिसको कोपरा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं हम लोग, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा से 2019 में लॉन्च किया है। ठीक है, वो वाला भी पढ़ेंगे, प्लस 1986 दोनों को कवर करेंगे। फेमा देखेंगे कि फेमा से पहले फेरा था तो उसमें क्या क्या दोनों में कंपैरिजन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर जो है तो उसका किस तरीके से बिजनेस पे हमारे फ़र्क पड़ता है या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है। फिर हम देखेंगे CSR। ठीक है, तो CSR काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम पे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा CSR किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और CSR कैसे स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, किन किन कंपनीज़ के लिए CSR की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये लोग हम देखेंगे हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आएगा। फिर आएगा हमारा ग्लोबलाइजेशन आएगा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस किस तरीके से कोई भी एक जो कंपनी है वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकती है। ठीक है, और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उस कंट्री को, या ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या नुकसान हुए इंडिया को। ये जब से इंडिया 1991 में आया है LPG पॉलिसी लेके आया तो उसके बाद से क्या क्या गवर्नमेंट्स ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को फ़ायदा हुआ।
फिर हम लोग इसके अंदर देखेंगे हमारी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि हमारी कितनी थ्योरीज हैं और किस किस टाइम पे किस किस ने उनको प्रोपोन किया था, ठीक है। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन से क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स देखेंगे, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी देखेंगे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हर 5 साल के लिए एक तरीके से उसको लॉन्च करती है। तो अभी हम ये हमारा अभी बिजनेस इन्वायरमेंट का आधा सिलेबस है। फिर इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि हमारा एफडीआई की इंडिया में क्या क्या वैल्यू है, ठीक है, किस किस टाइम पे कितनी कितनी एफडीआई आई इंडिया में, एक क्योंकि हमको रीसेंट ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं इसमें, ट्रेंड्स इन एफडीआई, ठीक है, कौन सा सेक्टर कितनी ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करता है। फिर इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, मतलब किस में 80% एफडीआई अलाउड कर रखा है, किस में 100% कर रखा है, किस में डायरेक्ट कर रखा है और किस में इनडायरेक्ट कर रखा है, ठीक है, किस में परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा एफपीआई क्या है, एफडीआई क्या है, टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड काफ़ी टाइप की होती है, तो हम लोग वो सब भी देखेंगे, ठीक है। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देखेंगे कि हमको डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या है। फिर हम लोग देखेंगे हमारा बीओपी क्या है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस देखेंगे बीओपी की, बीओपी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। 1991 के टाइम पे बीओपी का ही सारा खेल था। इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी देखेंगे, ठीक है। फिर हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखेंगे कि कुछ ग्रुप्स हैं जो अपनी इंडिया भी बनाती है और वर्ल्ड लेवल में भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने बना रखे हैं, ठीक है, तो उनके क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उनमें कितना कितना ट्रेड होता है, कौन कौन सी कंट्री किस उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक जो यूजीसी नेट करता है वो है हमारे ईयू हो गया, एक तो आशियान कंट्रीज हो गई, सार्क हो गया एंड हमारा नाफ्टा हो गया, ठीक है। तो सार्क इंडिया इसमें मेंबर है, आशियान में इंडिया मेंबर नहीं है, ईयू में भी इंडिया मेंबर नहीं है, बट आशियान में इंडिया ऑब्जर्वर है, ठीक है, नाफ्टा में भी इंडिया मेंबर नहीं है। तो हम लोग इनको बेसिकली डीप में जाके और बिल्कुल बेसिक से जाके पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या और भी कितने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए इंडिया के, और अभी RECP भी चल रहा था कुछ दिनों से न्यूज़ में, ठीक है, वो सभी देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, जैसे IMF हो गया, कब बने थे, ब्रिटेन वुड्स किस तरीके से आया एंड किस तरीके से इनको फॉर्मेशन में मदद दिया वर्ल्ड बैंक एंड IMF को। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा UNCTAD किस तरीके से मदद करता है गरीब कंट्रीज़ की। तो हम लोग देखेंगे हमारे WTO के रोल क्या हैं एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड इसका हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन है, कि मतलब चेयरमैन किस तरीके से एंड किस किस तरीके से इनके चुनाव होते हैं, और ये लोग किस तरीके से कंट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं, पुअर कंट्रीज़ को अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स WTO के, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो भी हैं वो देखेंगे, गेट्स देखेंगे, ट्रिप्स देखेंगे, ट्रिम्स देखेंगे, ठीक है, ये सब कुछ इसमें हमारा कवर होगा। तो हमारा ये तो हुआ हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है बेसिकली। हम लोग आगे जाते हैं, हमारा आता है फिर हम लोग जो सेकंड यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दिए थे वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा मैनेजमेंट फंक्शन किस तरीके से होता है और इसमें हायरार्की किस तरीके से बनाई जाती है मैनेजमेंट, ठीक है, 3 टाइप्स के मैनेजमेंट में जो डिवीज़न होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हमारे, फॉर्मल के क्या हमारे फ़ायदे हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल किस तरीके से, मतलब एक कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है वो चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, ठीक है, और इसको डीप में जाके पढ़ेंगे। फिर हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ेंगे कि किस कंपनी को डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए एंड किस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, किस कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ लोग हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हमारा आता है इसमें ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट, कि मोटिवेशन एंड लीडरशिप क्या है, इनके कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप हैं वो लोग हम लोग देखेंगे। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स, ठीक है, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में भी, क्योंकि बिजनेस एथिक्स काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गए इस कोरोना टाइम पे भी, ठीक है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स क्या है। फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या हमारा HRM जो है, ठीक है, रोल एंड फंक्शंस क्या है HRM के, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से फ़ायदे क्या क्या हैं एंड क्या क्या नुकसान हो सकते हैं किसी को भी, सक्सेशन प्लानिंग देखेंगे कि किस तरीके से मतलब कोई भी एक ह्यूमन रिसोर्स है तो किस तरीके से प्लानिंग करता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हमारा जो आगे आता है वो आता है हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट, कि हम लोग ये देखेंगे जॉब एवोल्यूशन क्या है, ठीक है, उसमें इंसेंटिव्स क्या हैं, किस तरीके से वो मोटिवेट कर सकते हैं, इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स किस तरीके से लोगों को प्रभावित करते हैं, और कौन कौन से फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं किस किस तरीके से, जैसे घर हो गया हमारा, ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर आता है, मतलब जो आप अदर देन कैश दे रहे हैं, तो ये सब कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये, इसमें साथ में यूजीसी नेट आपको अलग से इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल कहता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, और कंपनीज़ को इसकी तरीके से हिस्ट्री में भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ़ायदा हुआ, एंड कंपनी की रेपुटेशन और सोशल गैदरिंग किस तरीके से बनती है, मतलब उसका सोशल नेटवर्क बढ़ जाता है इस सब चीज़ों से, ठीक है। हम लोग देखेंगे पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, ये सब कुछ किस तरीके से पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन देखेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और किस किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल या पर्सनल जो रीजंस हैं वो सब भी हम देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। तो ये हमारे सेकंड यूनिट हम लोग ये चीज़ें पढ़ के फिर हम लोग देखेंगे हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, इसमें सिर्फ थ्योरी और काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्की थ्योरी की हमको याद हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स देखेंगे, हमारे कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, कि आरबीआई किस तरीके से आरआरबीज को कंट्रोल करता है, फॉरेन बैंक्स को किस तरीके से कंट्रोल करता है, उनके लिए क्या क्या मेजर्स हैं, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए क्या क्या मेजर्स हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं तो उनको किस तरीके से लाइसेंस दिया जाता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हमारे आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किस तरीके से बना, किस तरीके से उसने स्टार्ट किया, फिर उसने मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से स्टार्ट की, एंड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके मॉनेटरी पॉलिसीज़ के, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ हमारी कौन कौन सी थी मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड एंड आरबीआई से रिलेटेड। फिर उसके हम फंक्शंस एंड रोल देखेंगे आरबीआई का। फिर हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कैसे हुए, बेसल नॉर्म्स कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एनपीए मैनेजमेंट बैंक्स किस तरीके से कर सकती हैं, और अभी इंडिया की एनपीए में क्या हालत है। तो हम लोग ये भी तैयार करेंगे। हम लोग देखेंगे हमारा फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है, तो हमारा किस तरीके से प्राइवेट मार्केट और प्राइमरी जो मार्केट है वो काम करता है, सेकेंडरी मार्केट किस तरीके से काम करता है, और हमको क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस से मतलब कौन कौन किस किस में इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन किसके अंदर पार्टिसिपेटरीज होता है, और इनकी क्या क्या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, हम लोग ये भी देखेंगे इसमें। तो ये सब कुछ हम लोग इसमें अपना कंप्लीट करेंगे। फिर इसका आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें। फिर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग जानते होंगे जैसे हमारे NBFCs होते हैं, ठीक है। ये NBFC मतलब एक ही पॉइंट के अंदर है, गलती से नीचे हो गया। NBFCs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं। तो हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस या DFIs हमारे कब से स्टार्ट हुए और किस किस तरीके से गवर्नमेंट इनको रेगुलेट किया। फिर हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया देखेंगे, जैसे सेबी है, IRDA है, RBI है, ये भी एक तरीके से रेगुलेटर्स हैं। फिर हम लोग देखेंगे हमारा डिजिटलाइजेशन किस तरीके से हुआ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम किस तरीके से बढ़ा, इंटरनेट बैंकिंग किस तरीके से बढ़ा, आज के टाइम पे कितने लोग इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं, एंड मोबाइल बैंकिंग से कितने फ़ायदे हुए, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग एक स्पेशल क्लास और आती है जिसमें वो है इंश्योरेंस की। ये इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, ठीक है, रीएश्योरेंस, IRDA के क्या रोल है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग इसमें अपना कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा का पूरा थ्योरी है एंड काफ़ी ज़्यादा मैं ईजी कहूँगा इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ भी ऐसा रट्टे मारने वाला नहीं है, बिल्कुल भी आपको एकदम मतलब कंसेप्ट टू कंसेप्ट ही सब कुछ याद आएगा, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रट्टा लगाओ तभी आपको याद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। इसमें मार्केटिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंसेप्ट एंड अप्रोचेज, कि मार्केटिंग जो आज हमारी है तो उससे पहले किस तरीके से हमारी मार्केटिंग से पहले क्या क्या अप्रोचेस रही थी, कि मतलब किस तरीके से हमारी होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अभी आई है, उससे पहले प्रोडक्ट अप्रोच था, तो ये मार्केटिंग अप्रोच था, ये किस तरीके से आई। और हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या क्या इसमें कमियां थी जिसको हमने हर साल 10 साल इसको हम लोग चेंजेस करते गए, और फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आज हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जी रहे हैं और हमको काफ़ी ज़्यादा ओपन मार्केटिंग मिल रखा है, ठीक है। मार्केटिंग चैनल्स देखेंगे, मार्केटिंग मिक्स देखेंगे जो हमारे 4 पीसेस 7 पीस हैं आज के टाइम पे, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग देखेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन STP जिसे हम कहते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट डिसीजन, की किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या क्या उसमें हमको मेजर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखेंगे, PLC देखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
फिर हम प्राइसिंग डिसीजन देखेंगे कि हमको क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज देखेंगे, ठीक है। फिर हम प्रमोशन डिसीजन देखेंगे कि रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग क्या क्या होता है, प्रमोशन मेथड्स देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पब्लिसिटी किस तरीके से होती है, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में क्या फ़र्क है, सेल्स प्रमोशन टूल्स देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, प्रमोशन मिक्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये इतना एक सिलेबस कंप्लीट करेंगे पहले मार्केटिंग का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि 4 पीस का एक पार्ट है, ठीक है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, चैनल मैनेजमेंट देखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये ऐसा नहीं है ना कि कोई भी कंज्यूमर जाता है, मतलब आप गए मार्केट में और कुछ भी उठा के लिए, ऐसा नहीं होता। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे हमारा ट्रेंड्स इन मार्केटिंग क्या चल रहा है, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग। फिर लास्ट में हम लोग इसमें लॉजिस्टिक्स अपना मैनेजमेंट देखेंगे। फिर जो हम लोग अपनी नेक्स्ट जो यूनिट कवर करेंगे वो होगा हमारा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ईजी टॉपिक है ये। तो हम सबसे पहले इसमें आईसी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। तो हमको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमको इसमें कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ना है, फ्री कंसेंट पढ़ना है, ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट आएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। यही 3 तरीके के इसमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स पढ़ेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर आएगा एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। फिर हमारा आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स में। तो इसमें टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट आएगा, और इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ हम पूरे इसको कवर करेंगे अपना। एंड डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से एक्ट्स इसमें हैं। फिर हमारा आएगा कंपनीज एक्ट आएगा 2013 वाला, जो पहले 1956 था, 2013 में नया आया, ठीक। नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज देखेंगे, कंपनी फॉर्मेशन देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे कि हमारे कंपनीज का मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, मीटिंग्स एंड वाइंडिंग अप, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ही इसको कवर किया हुआ है, बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके और जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी हमारे सिलेबस में टेस्ट में आ सकती हैं, ठीक है, उस सब चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश अपने करेंगे इसमें। फिर हमारा आता है कॉम्पिटिशन एक्ट आएगा, एलएलपी आएगा। एलएलपी में कुछ नहीं, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी है, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक रहेगा और हम इसको कवर कर देंगे। फिर हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस पूछे हुए इसमें। तो कॉम्पिटिशन एक्ट से सबसे पहले हम लोग पहले देखेंगे किस तरीके से एमआरटीपी एक्ट था, तो उसको खत्म किया गया। फिर 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया। फिर 2009 में किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लिखा है। फिर आईटी एक्ट 2000 आएगा। फिर आरटीआई को हम लोग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस हैं। हम लोग आईपीआर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी पूरा कवर करेंगे कि पेटेंट्स कितने साल के लिए होता है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और किस तरीके से सब चीज़ें अलग हैं। तो हम लोग जीएसटी में देखेंगे, जीएसटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी देखेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म देखेंगे, वर्किंग ऑफ ड्यूल जीएसटी, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे अपने। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग क्या क्या देखेंगे, हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक भी है, तो हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे भी और ईजी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है एंड किन किन सेक्टर्स में इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, ठीक है। डिमांड एनालिसिस है, इसमें सप्लाई का पार्ट नहीं आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जो यूजीसी नेट हमारा, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे। फिर हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा देखेंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर देखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मतलब जो कर्व्स हमारे आते हैं एआर एमआर, किस तरीके से कट करते हैं, किसको ऊपर से कट करते हैं, किसको नीचे से, एंड कब कौन सा कर्व फॉलो होता है, ठीक है। ये सब हम लोग इसमें करेंगे। हमारे थ्योरी ऑफ कॉस्ट देखेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन देखेंगे एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है एंड किस टाइम पे आके कंपनीज इनको लॉन्च करती हैं, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट देखेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट्स में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ठीक है। फिर हम लोग हमारा जो फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा बिजनेस फाइनेंस का, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस का थ्योरी प्लस इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, मतलब कि आपको मजा आएगा टॉपिक पढ़ के, ठीक है। स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस देखेंगे, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स देखेंगे एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग अपना। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन देखेंगे एंड बजटिंग एनालिसिस इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखेंगे, डिविडेंड डिसीजन कि किस तरीके से कोई भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और वो किस तरीके से अपनी जब तक अगर वर्किंग कैपिटल आप मैनेज नहीं कर पाते तो आपका बिजनेस कई बार फेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस देखेंगे इसमें कि किस तरीके से एसेट सिक्योरिटाइजेशन काम करता है।
फिर हम लोग देखेंगे हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स क्या क्या है। हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखेंगे, हेजिंग टेक्निक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक्सचेंज रिस्क, रेट रिस्क ये भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हमारा ADRs एंड GDRs, और फिर SDRs भी एक होता है, यूरो करेंसी क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सिस्टम जो है वो भी देखेंगे, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स देखेंगे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट, डेट रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप फॉर्म से आएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएगा इशू, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर्स, लिक्विडाइजेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये सब को देखेंगे। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स को इसमें देखेंगे। हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस देखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहेगा, इसमें हमारा बजटरी कंट्रोल रहेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रहेगा, ठीक है, ABC एनालिसिस, या फिर हमारा JIT, जस्ट इन टाइम, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, केजन कॉस्टिंग, तो ये सब कुछ हमारे इसमें कवर होगा। फिर हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। रेशियो एनालिसिस आएगा, फंड फ्लोस एनालिसिस आएगा, कैश फ्लो हम लोग एनालिसिस देखेंगे। हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जो न्यू जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आज के टाइम पे, तो वो लोग हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर इंडियन अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, तो ये किस तरीके से काम करते हैं, किस किस तरीके से कितने कितने लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम ऑडिटिंग देखेंगे कि ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों है, और फिर रिसेंट जो ट्रेंड्स हैं ऑडिटिंग में वो भी देखेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, एनर्जी ऑडिट क्या है, इन्वायरमेंट ऑडिट क्या है, ठीक है, और किस किस कंपनीज़ को इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे आज के टाइम पे तो हमारे सेफ्टी ऑडिट में हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, ज़रूरी होता है। और आज के टाइम पे जो हॉस्पिटल्स में जैसे ऑक्सीजन लीक हो जाती है, फिर आग लग जाती है, तो ये सब कुछ एक सेफ्टी ऑडिट्स नहीं करने के ही नतीजे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे, आज के टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, वाइड और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। तो इसमें दो पार्ट्स एक्चुअली हैं कि एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, और एक रिसर्च मेथड्स है। रिसर्च मेथड्स आपका पेपर 1 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमारा आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, बाइस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब कुछ आएगा। फिर हमारा आता है इसमें रिसर्च, रिसर्च में हमारे कंसेप्ट्स आते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च आएगा, रिसर्च डिज़ाइन आएगा, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे हमारा डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की, किस किस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है और किस किस तरीके से हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे हमारे सैम्पलिंग क्या क्या है, सैम्पलिंग एरर्स किस तरीके से आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपने एरर्स को कम कर सकते हैं, और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हम लोग हमारा जो इसमें रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा और थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें अपना G टेस्ट, H टेस्ट, U टेस्ट, T टेस्ट, Z टेस्ट सारा कुछ कवर करेंगे, रैंक कोरिलेशन टेस्ट भी देखेंगे, एंड फिर लास्ट में इसमें हम लोग देखेंगे अपनी रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा, पेपर 1 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर ही आ जाते हैं रिसर्च वाले टॉपिक में, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा आता है लास्ट चैप्टर वो आता है हमारा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछी जाती हैं। इसका आप देखोगे सिलेबस तो काफ़ी कम सा है, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप से पूछी जाती हैं पेपर में। तो ये इनकम टैक्स में हमको बेसिक कंसेप्ट देखने, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, टैक्स इंसिडेंस हो गए, ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स हो गई, एग्रीकल्चर इनकम्स हो गया, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हो गया, एंड वेरियस हेड्स हो गया कि किस किस में हमको डिडक्शंस मिलती हैं, कितनी कितनी, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि किस कौन से ATC में कितनी डिडक्शंस हैं, कितनी कितनी मिलती है, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे और उसको हम लोग देखेंगे। फिर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम देखेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम्स की, मतलब अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं तो उसकी किस तरीके से क्लबिंग होगा, बच्चा भी अगर काम, मतलब बच्चे के नाम पर भी अगर कुछ इनकम जनरेट हो रही है तो वो किस तरीके से क्लब होगी, तो ये देखेंगे हम लोग देखेंगे हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो हमारा आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्राइसिंग या फिर डबल टैक्सेशन, ठीक है, कि किस तरीके से, मतलब कि इंडिया में भी कुछ कंपनीज काम कर रही हैं जो US की कंपनीज हैं, इंडिया में भी काम कर रही हैं, तो उनको डबल टैक्स किस तरीके से पे करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता है, वो किस तरीके से बचते हैं इनसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग आगे जो हमारा रहेगा वो हम देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कंसेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे, टैक्स प्लानिंग के टैक्स अवॉइडेंस एंड वेरियस टैक्स एवेजन्स देखेंगे, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग देखेंगे, ठीक है,
और लीज एंड एसेट, जैसे हमको लीज पे कोई अगर एसेट मिला है तो उसमें क्या क्या टैक्स के सर्कमस्टांसेस रहते हैं या किस तरीके से उसमें टैक्स क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे हमारा TDS भी आता है इसमें। फिर इसमें हमारे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स आता है, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आता है। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है कि आम जो आदमी है वो भी टैक्स को अपने फिल कर सके। ठीक, किस तरीके से सुगम फॉर्म्स आए, ITR 1 किसके लिए होता है, 2 किसके लिए होता है, 4 किसके लिए होता है, एंड उनके लिए क्या क्या डेट्स हैं, क्योंकि डेट भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि डेट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसकी डेट कितनी, मतलब आपकी इस जैसे कि बिजनेस क्लास के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। तो ये सब कुछ पूछा जाता है इसमें, तो ये सब भी हम लोग इसमें चेक करेंगे अपने पढ़ते हुए। तो ये इस तरीके से हम लोग अपना जो हमारा इनकम टैक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। और इनकम टैक्स से जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे 10 के 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं अपने इसमें कि हम लोग जो रखेंगे अपना वो ये रखेंगे कि हमारा सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक चले, कि मतलब हम लोग सबसे पहले 10 डेज के लिए अपना पूरा एक सिलेबस लॉन्च करेंगे। जैसे मान लो कि हमारा 10 डेज के लिए कोई भी एक यूनिट हमारी, ठीक है, यूनिट हमारी फर्स्ट है सबसे पहले, तो इसका हम लोग 10 डेज के लिए सबसे पहले अपना एक क्लास लॉन्च करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, हमारा 8 डेज के लिए हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद से जो हमारे 2 दिन बचेंगे, तो फर्स्ट डे तो हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे कि हमारे कितने रिलेवेंट जो था हमने पढ़ा था वो सब उसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर उसके बाद से हम लोग हमारे जो खुद के क्वेश्चन बनाए होंगे, हमारी टीम या हम लोग मिलकर जो क्वेश्चन बनाएंगे अपने, तो वो वाले क्वेश्चन उसके नेक्स्ट डे देखेंगे। तो इस तरीके से आपको मतलब एक रिवीजन भी होगा और प्लस आपका सारा सिलेबस इस में कंप्लीट होगा। हम 10 के 10 टॉपिक्स इसी तरीके से पढ़ेंगे। 8 डेज हमारा पहले कोर्स चलेगा और फिर उसके बाद में हमारा 2 डेज के लिए क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम लोग अपना किस तरीके से बैच को लॉन्च करेंगे और किस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं या जुड़े हैं अभी और इस सिलेबस को देखते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करना कि जब से ही मैं अपनी नई वीडियोस इसमें डालूँ अपने सिलेबस से रिलेटेड, तो वो सब कुछ आपको इसमें तुरंत नोटिफाई हो जाए और आप इसमें पढ़ सकें। ठीक, और ये बैच बिल्कुल फ्री रहेगा इसमें। ओके, सो आई होप आपको सिलेबस सही से समझ में आया होगा और हम इसके बाद से अपना बैच लॉन्च करेंगे। Okay, thank you so much.